नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है। वहां लगातार बम मिसाइलें दागी जा रही हैं, एक के बाद एक बम गिराए जा रहे हैं और वहां पर लगातार गोलियां दागी जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमाम वहां पर जो युद्ध चल रहा है, वहां पर बम फट रहे हैं, इसके बावजूद गाजा का AQ लेवल क्या है, यानी वायु गुणवत्ता गाजा की क्या है? गाजा की वायु गुणवत्ता जो है वो 80 है, 80। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता 400 से ऊपर है, 400 से ऊपर। सोचिए, कल्पना कीजिए कि जहां बम गोले दागे जा रहे हैं रोज, वहां की जो वायु गुणवत्ता है उससे ज्यादा खराब वायु प्रदूषण, उससे ज्यादा खराब स्थिति भारत की राजधानी दिल्ली की है। वहां पर लोग मर रहे हैं गाजा में, क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के लिए हमास जिम्मेदार है, जिसने आतंकी हमला किया था। लेकिन दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, यहां कौन से बम फट रहे हैं? यहां एक बम फटा है, पॉल्यूशन का बम, पराली का बम, और उसके कारण दिल्ली में लोग जो हैं जहरीली हवा लेने के लिए मजबूर हैं। गाजा में शायद बम विस्फोट हो, गोली लगे, उसके बाद किसी की मौत हो जाए, लेकिन वैज्ञानिक और डॉक्टर ये मानते हैं कि दिल्ली में इस वक्त जिस तरह का वायु पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उसके कारण लोग धीरे धीरे उनकी सांसों में जहर घुल रहा है, और सांसों में जिस तरह से उनके जहर घुल रहा है वो उनकी लंबी आयु के लिए घातक हो सकता है। ये मैं जो पैरेलल आपके सामने खड़ा कर रहा हूं वो सिर्फ इसलिए, शुक्र है कि हम गाजा में नहीं हैं, शुक्र है कि हम हमास के हाथों जो है सुरक्षित है। लेकिन सवाल यह है, ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जो रोज हमारी सांसों में जहर भर रहा है, इससे हम कब सुरक्षित होंगे? मैं इस वक्त स्टूडियो में बैठा हूं, बंद दरवाजे हैं, तो शायद मैं ठीक से सांस ले पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं। लेकिन दिल्ली में लोग शिकायत कर रहे हैं कि दिल्ली में खुली हवा में बाहर खड़े होना भी मुश्किल है, और इसीलिए दिल्ली में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। लोगों से यह कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें, बुजुर्गों से यह कहा जा रहा है घर के बाहर कतई ना निकलें, जैसे हो सकता है अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। दिल्ली NCR में जो कुछ हुआ है, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? दो टूक में आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन आप विंडो में देख रहे होंगे दिल्ली के नज़ारे। ये कोई दिल्ली शिमला नहीं बना, ऐसा नहीं है कि यहां पर जो है कोहरा आ गया और यहां का मौसम बहुत अच्छा हो गया, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना दिल्ली में, विजिबिलिटी फैक्टर आप समझिए, दिल्ली में इस वक्त क्या हालत है। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, और ये ऐसा माना जा रहा है, मोटे तौर पर ऐसा माना जा रहा है, दिल्ली की ये जो हालत है उसके लिए बहुत हद तक पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है वो है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। मैं जब पंजाब की पराली की बात कर रहा हूं, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, बल्कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है उसने सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली NCR में जो वायु प्रदूषण है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कारण, बड़ा कारण पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है वो है। लेकिन आप ये सोचिए दिलचस्प बात क्या है, और दिलचस्प क्या मैं कहता हूं खतरनाक बात क्या है। खतरनाक बात यह है कि जब दिल्ली के लोग इतनी बुरी हालत में हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खुला वातावरण नहीं मिल रहा, और पंजाब की पराली जलाई जा रही है, जो पराली जो है दिल्ली के लोगों के लिए सरदर्द बन रही है, तो दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री इमेजिन कीजिए कि आज कहां होंगे। कल्पना कीजिए, आपको लग सकता है जो थोड़ा भी जिसके पास समझ होगी, जिसके पास थोड़ी भी समझ होगी, वो ये सोचेगा कि आज दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री कहीं बैठ करके
चर्चा कर रहे होंगे, मीटिंग कर रहे होंगे कि पंजाब में कैसे पराली जलाने को रोका जा सके, कैसे दिल्ली के लोग जो हैं खुली और स्वस्थ हवा में सांस ले सकें। लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री आज छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में आज वो रोड शो कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज छत्तीसगढ़ में रोड शो हुआ। वहां वो लोगों से कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी जिंदगी को आसान बना देंगे, हम आपको मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, लेकिन आपकी सांसों में जहर घोल देंगे। आज दो टूक में इसी मुद्दे को हम उठाएंगे क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में इतने खराब हालत हों और दिल्ली के मुख्यमंत्री वोट मांगने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ निकलें। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह भी है कि यही दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ साल पहले तक जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तो पंजाब को कोसते थे। ये कहते थे कि पंजाब में पराली जल रही है, हम सत्ता में आएंगे तो सब ठीक कर देंगे जी। आज दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सत्ता है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के लोग आज जहर सांसों में लेने के लिए मजबूर हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इस सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि इस पूरे मसले को लेकर क्या तू मैं हो रही है बीजेपी और कांग्रेस में। जरा सुनिए। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बताना चाहिए कि दिल्ली वासियों को और उनकी सेहत पर इस प्रकार का जो खतरा आ चुका है कि सांस लेना भी बहुत ही खतरनाक बन चुका है, बाहर जाना खतरनाक बन चुका है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने 8-9 वर्षों में कुछ नहीं किया। पहले कहते थे पंजाब की पराली जिम्मेदार है यहाँ के प्रदूषण के लिए। पंजाब में आपकी सरकार आ गई, 750% पराली जलने की घटनाएं बढ़ चुकी है। आप बायो डिकम्पोजर की बात करते थे, 23 लाख रुपए का डिकम्पोजर बना और 23 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया। कहाँ है वो बायो डिकम्पोजर? पंजाब की पराली आज भी क्यों जल रही है? दिल्ली के जो मुख्य कारण है प्रदूषण के, वो दिल्ली के भीतर ही है। मतलब कि रोड डस्ट की स्वीपिंग कराने वाले थे, एमसीडी भी आपके पास है, कोई स्वीपिंग नहीं हो रही। कंस्ट्रक्शन का डस्ट, उस पर क्या कार्रवाई की गई? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, उन पर क्या कार्रवाई की गई? व्हीकुलर पोल्यूशन, आप 11,000 बसेस लाने वाले थे, कहाँ है वो बसेस? एक तरफ केंद्र की सरकार पूरी सहायता कर रही है, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना, फ्लाईओवर बनाए गए, मेट्रो दी गई ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़े, ताकि ट्रक्स जो है वो बाहर से निकले, दिल्ली में अंदर ना आए। पर दिल्ली की सरकार को जो करना था उन्होंने एक भी चीज नहीं की है। जितने हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खराब हैं, गुड़गांव में खराब हैं, फरीदाबाद में खराब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं है। वहाँ तो योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर खट्टर साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये बार बार दिल्ली वालों को बदनाम करना जो है वो ठीक नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अकर्मण्यता और संवेदनहीनता का खामियाजा आज हर दिल्ली वाला भुगत रहा है। दिल्ली आज एक गैस चैम्बर में प्रतीत हो रही है। आनंद विहार में AQI 700 के आसपास पहुंच गया और कल पंजाब में लगभग 1600 के आसपास पराली जलाने की घटनाएं हुई, सिर्फ एक दिन। अगले 48 घंटे दिल्ली के लिए बहुत भयानक रहने वाले हैं। कि CAQM हर साल टारगेट देता है प्लांटेशन के। एक तो आपको करना पड़ेगा कि जितनी आपकी इंडस्ट्री है उसको आपको क्लीन फ्यूल पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपके जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करना होगा। तीसरा, आपको ग्रीन एरिया बढ़ाना होगा, क्योंकि यही 3-4 कारण होते हैं एयर पोल्यूशन के: इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट। दिल्ली सरकार ने प्लांटेशन का बड़ा लाखों का टारगेट रखा और आज की तारीख में पूरे देश में दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें मैक्सिमम ग्रीन कवर है।
तो देखा आपने, आज भी दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली में मैक्सिमम ग्रीन कवर है, होगा, बिल्कुल है, तथ्यों में है। लेकिन सवाल यह कि दिल्ली की हवा साफ क्यों नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको उनके बयान भी देखने चाहिए, सुनने चाहिए। सोशल मीडिया हैंडल पर आप जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान जो हैं वो बहुत वायरल हो रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जहां खुद को ही एक्सपोज करते दिख रहे हैं। मैंने ऐसे कुछ उनके पुराने बयान निकाले हैं। पॉलिटिकल कीड़ा और ऐसी कुछ और सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं जो लगातार अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान निकाल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि 1 साल पहले वो क्या कहते थे और कैसे बार बार जब वो चुनाव होते थे तब क्या कहते थे, जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तब क्या कहते थे, जब दिल्ली में उनकी सरकार नहीं थी तब क्या कहते थे, और अब जब पंजाब में दिल्ली में सरकारें हैं तब क्या कहते हैं। जरा सुनना चाहिए, सुनिए आपको और देखिए कैसे पल पल और हर पल, हर चुनाव में, हर साल अरविंद केजरीवाल दिल्ली की हवा खराब को लेकर के अपने बयान बदलते रहे हैं। सुनिए जरा। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिले। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो मशीन से नीचे का जो पराली बचती है उसको बेच के अपना और पैसा कमा सकते हैं। तो सारे बच्चे मिलके कैप्टन अंकल और खट्टर अंकल को चिट्ठी लिखना कि हमारी सेहत का ख्याल रखो। नंबर 2, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूं, कई सारी फैक्ट्रियां, कुछ फैक्ट्रियां भी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली किसान को पैसा मिलेगा पराली का। लेकिन आप ये देखेंगे इसमें 2 राय नहीं है, मतलब अगर ईमानदारी से बात की जाए, हरियाणा का बहुत ही रेयर कोई पोर्शन है ये। इसके अंदर अंबाला की तरफ जो उधर से लगा हुआ पंजाब के बॉर्डर पे, ये थोड़ा सा पोर्शन है, बाकी हरियाणा का पोर्शन लगभग कोई इधर नहीं आ रहा। पंजाब के अंदर बठिंडा, अमृतसर, ये सारा, बाकी सारा पंजाब के अंदर का पोर्शन है। तो 25 हर साल यही होता है, 25 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। वो दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ने का कारण पराली है और कोई कारण नहीं है। लेकिन जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हरियाणा का रोल काफी लिमिटेड है इसके अंदर। हरियाणा केवल नॉर्थ हरियाणा में थोड़ा बहुत अंबाला की तरफ छोटा मोटा है, अदरवाइज मोस्टली पंजाब की तरफ इसका वो दिखाई दे रहा है जो पूरा का पूरा मैप है। पंजाब हमारी सरकार है, पंजाब में पराली जल रही है। हम किसानों को दोष नहीं देते, किसान जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। आज पंजाब में अगर पराली जलेगी हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं। केवल एक चीज़ मांग रहे हैं जनता से। अभी 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है, 1 साल और दे दो, अगली साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। इतने सालों की समस्या में को अगर मैं 1 साल में ठीक कर दूं तो जादू ही है। तो जब सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि खट्टर अंकल जिम्मेदार हैं और कैप्टन अंकल जिम्मेदार हैं। बच्चे उनको चिट्ठी लिखें और कहते थे कि पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है वो जिम्मेदार हैं। अब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा 1 साल दे दीजिए। अब 1 साल पूरा हो गया। पिछले साल ये कहा था 1 साल दे दीजिए, सब ठीक कर देंगे जी, सब चंगा हो जाएगा। लेकिन आज 1 साल बाद क्या स्थिति है आपने देखा। और अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता
मैं इस मामले में इससे पहले डिबेट शुरू करूं, आपको ये पूरा देखना जानना जरूरी है कि कैसे आम आदमी, यहां तो अरविंद केजरीवाल खुद को एक्सपोज कर रहे थे, और अब आपको दिखाता हूं आतिशी वर्सेस आतिशी। पहले आतिशी क्या कहती थी, अब क्या कहती है, जरा ये भी सुन लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। वैसे तो पोल्यूशन का लेवल पंजाब हरियाणा में जलने वाली पराली की वजह से बढ़ता है, लेकिन फिर भी हम दिल्ली वालों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे समय पे हम एक कदम आगे जाके अपने प्रदूषण को और कम करने की कोशिश करें। रोड डस्ट से होता है, कोई कहता है व्हीकुलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है, लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। इससे समस्या क्या आती है? इससे समस्या ये आती है कि कोई भी पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती इस पोल्यूशन को कम करने के लिए जब तक सरकार को पता ही नहीं है कि कौन सा पोल्यूशन का सोर्स कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो पहले कहते थे कि कोई हमारे पास, पहले कहते थे सोल्यूशन है, पराली के कारण होती है, पराली के लिए हम फैक्ट्री लगा देंगे, हम पराली के लिए खाद बना देंगे, पराली से बिजली बना देंगे, पराली से और पॉल्यूशन की समस्या दूर हो जाएगी। अब कहते हैं जी कोई डेटा ही उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि पराली समस्या है या कोई और समस्या है। तो जिस सरकार को यही ना मालूम हो कि समस्या का मूल क्या है, जड़ क्या है, वो सरकार सोल्यूशन भी क्या देगी। दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा आज का सवाल आपके सामने है, आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, फटा पॉल्यूशन बम, निकला दिल्ली का दम, जिम्मेदार कौन? जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुनिए, फटा पॉल्यूशन बम, निकला दिल्ली का दम, आखिर जिम्मेवार कौन? ये मेरा सवाल है और इस पर आज की डिबेट में मेरे साथ 5 लोग आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए 5 लोगों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ अनुजा कपूर जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं अनुजा कपूर जी। मेरे साथ परविंदर सिंह सेठी जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ विजय कौशिक जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वैसे कांग्रेस से को सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं प्रणय कुमार जी, शिक्षाविद हैं, और मेरे साथ डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, पर्यावरण मामलों के जानकार हैं। आप 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत सेठी जी आपसे करता हूँ। सेठी जी, गाजा से भी, अरे देखिए अभी तो शो शुरू नहीं हुआ और अभी अनुजा जी को जो है खांसी शुरू हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कम से कम एक ये शो पूरा 1 घंटे का ठीक से निकल जाए। सबको मैं मारने की पूरी तैयारी कर रखी है आम आदमी पार्टी ने। सब मरेंगे तो सब मरेंगे। जब हवा खराब होगी तो हवा ये थोड़ी देगी कि बीजेपी वालों की सांसों में घुसेगी, वो आपके भी घुसेगी, मेरे भी घुसेगी, आम आदमी पार्टी वालों के भी घुसेगी। हाँ, केजरीवाल जी अगर दिल्ली से दूर चुनाव प्रचार करते रहेंगे तो भैया भाजपा वाले मरेंगे, आम जैसे लोगों का नंबर आएगा। चलिए ठीक है, सीरियस ओके, ऑन ए सीरियस नोट, परविंदर सिंह सेठी जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, आपने मेरे साथ कई शो भी किए होंगे। पहले जो है पंजाब के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते थे कैप्टन साहब, अब तो पंजाब में भगवंत मान है, तो आज भगवंत मान जिम्मेदार नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत सीरियस इशू है जो दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे जो अस्थमेटिक हैं, उन लोगों का स्वास्थ्य की बात है। और मैं खास तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसकी सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। दिल्ली सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है, सेंट्रल सरकार की भी जिम्मेवारी है। और पोल्यूशन के जो कई मेन कारण, चाहे व्हीकल पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन है या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इन सारी चीजें, पराली भी एक बड़ा फैक्टर है। और आपको बताऊं, पराली का पंजाब के अंदर 50% जो है वो रिड्यूस हुआ है, और दिल्ली का पोल्यूशन 20% दिल्ली की वजह से। बाकी जो उसके एनसीआर के इलाके, चाहे हरियाणा लगता हो, चाहे यूपी लगता हो, चाहे राजस्थान लगता हो, चाहे ईंटों के भट्टे जो हरियाणा के अंदर 2000 लगे हुए हैं, उसका पोल्यूशन है, वहां की ट्रकों का, वहां की बसों का काला धुआं यहाँ पे आता है। और इन चीजों के लिए एक
ठोस कदम उठाना चाहिए सेंट्रल सरकार को भी और स्टेट सरकार को भी। इसके लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सेठी जी आपने इंपॉर्टेंट बात की, ठीक है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं इस बीच ये भी बता दूं, आप जो स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, जो ताले लगी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 20 करोड़ का वो कनॉट प्लेस का स्मॉग टावर है जो 2000 मैं आऊंगा इस पे एक मिनट मैं इस पे भी आऊंगा। मैं सिर्फ अरे शेट्टी जी मैं इस पे भी आऊंगा, आप इस पे बोलिएगा अपनी बात। मैं सिर्फ दर्शकों की जानकारी में दे रहा हूं कि जहां पर ताला लटका है 20 करोड़ की लागत से पिछले साल बनाया गया था स्मॉग टावर की, देखिए हमने स्मॉग टावर लगा दिए, दिल्ली की हवा ठीक हो जाएगी। अब किसने ताला लगाया, क्यों ताला लगा, उस पर मैं बाद में बात करूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अभी आप कह रहे हैं कि एनसीआर में हरियाणा, अभी थोड़ी देर पहले आपने पता नहीं आप जोड़े थे नहीं जोड़े थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी कागज दिखा के बता रहे थे कि जी देखो जी मेरे पास सारे डेटा है, मैप है, कि हरियाणा का कुछ नहीं है। पंजाब में जो हो रहा है ना, पंजाब के कारण दिल्ली की हवा, वो तो पूरा डेटा अरविंद केजरीवाल उस वक्त राजनीति कर रहे थे या झूठ बोल रहे थे? मैंने आपको ये भी बताया ना, पंजाब के अंदर पराली की घटनाएं 50% पहले से रिड्यूस हुई है और उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन पंजाब तो यहाँ से 250 किलोमीटर, ये डेटा कहाँ से आया? राजस्थान है, ये डेटा कहाँ से आया? ये डेटा कहाँ से आया कि पंजाब में कम हुई है? ये नासा का डाटा है सर, मेरे नासा का डेटा है। हाँ जी, नासा का डेटा है। हाँ, अच्छा? उसके अंदर ये है कि 50% रिड्यूस हुए है वहां की पराली की घटनाएं जो हरियाणा के अंदर। एक मिनट रुकिए, आप डेटा गलत दे रहे हैं इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, ठीक है? आप जो डेटा दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। मेरे पास जो लास्ट डेटा है, पंजाब में एक दिन में 1600 पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। 1000। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। इनके डेटा को मैं देख नहीं पाया, कौन चैलेंज कर रहा था, उनको स्क्रीन पे लाइए। परविंदर सिंह सेठी जी के डेटा को अभी कोई चैलेंज कर रहा था, मेरे ख्याल से श्रीवास्तव जी। हाँ बोलिए। आप एकदम उल्टा बोल रहे हैं जी। एक्चुअल में जो पराली जलाने की घटनाएं 750%, मतलब 740% बढ़ी है। सेम समय पिछले साल के कंपेयर, पिछले साल भी आपकी ही सरकार थी, लेकिन पिछले समय के और आज के समय की बात कर रहे हैं, आप इसी समय की बात कर रहे हैं। एक तो नवंबर को कम से कम राष्ट्रीय टीवी पे तो आप सही बोलिए। ओके प्रणय जी एक मिनट सेठी जी रुकिए। आंकड़े की बात ले लें तो 15 सितंबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में देश में 16,000 पराली जलने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें अकेले 10,000 पंजाब से हैं। और 1 नवंबर को 2600 पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1900 अकेले पंजाब में हुई है। ये डेटा है, ये पता नहीं अगर नासा भी ये डेटा दे रहा है जो सेठी जी कह रहे हैं, तो नासा वालों को मुझे लगता है कि थोड़ा सा सीखना चाहिए हिंदुस्तान से, उनके डेटा में। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, मैं आपकी बात भी समझ लूंगा, एक मिनट में आपकी बात भी समझ लूंगा। यहां पर जो विशेषज्ञ मेरे साथ बैठे हैं, वो जो डेटा दे रहे हैं, मैं उनका डेटा मानूं कि आम आदमी पार्टी का डेटा मानूं? जो आम आदमी पार्टी हर थोड़े दिन में अपना डेटा बदल देती है, बयान बदल देती है। खैर मैं उस पर आऊं, लेकिन उससे पहले अनुजा कपूर। अनुजा जी, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इतना संवेदनशील मसला है, आप लोग इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं भाई? करने का टाइम कहाँ है? उसके लिए तो जिंदा रहना पड़ेगा ना। आवाज निकल नहीं रही है। इनको समझना चाहिए कि इन्होंने जो कांड कर दिए हैं लोगों की हेल्थ के साथ, ये कब से कब तक खेल रहे हैं। कभी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बात करते हैं, कभी कहते हैं हमने बायोफ्यूल बना रहे हैं, कभी हम बायोडिकम्पोजर बना रहे हैं, कभी हम आपको स्मोक देंगे, कभी हम यहाँ पर और पता है अशोक भाई, ये भी बोलते थे हम एमसीडी के अंदर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लांटेशन करेंगे, हम ये करेंगे, हम ग्रीन सिटी बनाएंगे, हम ऐसी दिल्ली को बना देंगे कि बस यमुना, अभी सर छठ पूजा आने वाली, बुरी हालत यमुना के अंदर। क्या इन लोगों ने लास्ट ईयर की यमुना क्या है कि लोगों ने अपना परिवार किस तरीके से लोगों ने डुबकियां मारी है। भगवान उनकी हेल्थ को बचाए। जो अब ये फिर होगा, आप मुझे बताएं कि कौन कहां जाए। ये बार बार कहते हैं सेंटर कितना दे सर, सेंटर कितना दे? सेंटर को पूरे इंडिया को देना और बाहर वर्ल्ड को भी करता है। आप बताइए सेंटर कितना दे? आप 400 से ऊपर तो इलेक्ट्रिक बसें सेंटर ने दे दी। आप डीडीए में आप ये बताइए कि मुझे 12 जो है हम लोगों ने इनको पार्क्स दी है, इको पार्क भी सामने दे दिया, 12 विधान पार्क सामने आ रहा है। कितनी रेल ट्रांसपोर्ट से 6 लेन हाईवे है,
क्या क्या दे यमुना के ऊपर सर 600 करोड़ रुपया पहले नितिन गडकरी ने दिया, फिर 2419 गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने दिया। अब बताइए हम कहां चले जाएं? तो ये पैसा जाता कहां, सवाल ये है ना, ये पैसा जाता कहां? इतना पैसा अगर आता है तो फिर जाता कहां है? अशोक भाई, बात समझने वाली बात ये है, ये बहुत अच्छा है कि ये लोग टिप्पणी करें, पर आप ये बताइए कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर क्या इस वक्त कहीं इलेक्शंस में हैं? वो कनेक्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको डर है, उनको अपने लोगों की सेहत का डर है, वो बैठे हैं। उन्होंने इंसेंटिव तक फार्मर्स को दिए सर, 2500 रुपीज पर एकड़ इंसेंटिव तक दिया है उन्होंने कि आप लोग मत जलाओ, आप लोग मत करो। अवेयरनेस प्रोग्राम्स सर, अवेयरनेस प्रोग्राम्स तक यूपी के सरकार ने किया, हरियाणा ने सरकार ने, इन लोगों ने उस चीज को अपनाया है। हरियाणा ने तो ये एक्स सेतु मैनेजमेंट, ये दोनों उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों में चल रहा है। लास्ट ईयर आप उससे ज्यादा मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, पंजाब में अपने चालान कितने करे? ओके, लिख के दीजिए आप मुझे बताइए। हरियाणा ने 939 चालान करे हैं और उन्होंने अभी आपको रिसेंटली पता है 25 लाख का इन्होंने स्टबल बर्निंग के ऊपर इन्होंने अपनी चालान की फीस लगाई है कि अगर आप लोगों ने करा तो ये आपको पेनल्टी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी रिसेंटली की बात है, जब ये नासा ने ये पंजाब का कांड दिखाया था ना चारों तरफ वाला, तो वहां पर मेरठ का कुछ दिखाई दिया था, तो 4 फार्मर्स को, जो 3 फार्मर्स और उनके फार्म लैंड के ओनर को, उसको जेल हुई है। और 2500 का चालान उन सब ने अकेले ने भरा है। तो ये क्या बात कर रहे हैं सर? ये बात समझने वाली, हमारी हालत बेकार कर दिए सर। मैं ब्रोंकाइटिस से जूझती हूँ, मेरे बच्चे जो है ना सर, उनको प्रॉब्लम है कितनी ज्यादा। नहीं, ये सबके साथ है। नहीं है इस बात मैं पिछले मार कर रहे हैं, ये मारने में तुले हैं। अनुजा जी इनको मर्डर के लिए कंप्लेसेंट करना चाहिए। ओके अनुजा जी, जो यहाँ पर हालत सब किया, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मतलब मैं अपने डिबेट में पिछले 5-6 दिनों से सबसे कह रहा हूँ कि भाई चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, क्योंकि मेरी आवाज ही नहीं निकलती है। आज दिल्ली में जब सड़क के बाहर निकलते हैं तो गला ऐसे चौक हो जाता है, तो मेरी आवाज, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई चिल्ला चिल्ली मेरी डिबेट में ना करें, एक एक करके बोलें। नहीं तो मैं पूछिए कि इनसे पूछिए सर, ये पैसा कहाँ जाता है? मैं पूछूंगा, मैं जरूर पूछूंगा। रिपोर्ट आती है सर, आप मुझे बताइए डिकम्पोजर में। ओके, मैं जरूर पूछूंगा। मुझे एक ब्रेक लेना है, ये सवाल जरूर है कि पैसा आता है, काम क्यों नहीं होता? और दूसरी बात फिर यही है कि जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना, दिल्ली की इस हालत किसने बनाई। मैं आऊंगा बाकी मेहमानों के पास, लेकिन इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो फटा पॉल्यूशन बम, दिल्ली का निकला दम, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसके कारण दिल्ली की जो हवा खराब हो, इस पर हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में जो हवा की जो गुणवत्ता का स्तर है वो गाज़ा से 2 गुने से भी ज़्यादा ख़राब है। यानी गाज़ा की हवा जो है वो ज़्यादा सुरक्षित है दिल्ली से,
इस वक्त ये सिचुएशन है, ये आंकड़े बता रहे हैं। इन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मिनिस्टर जुड़े हुए हैं। अनुजा कपूर बीजेपी से, परविंदर सिंह सेठी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रणय कुमार जी जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव पर्यावरण के मामलों के जानकार हैं, विजय कौशिक जी कांग्रेस नेता हैं। विजय कौशिक जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं प्रणय जी आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये पूरा जो मामला है ये हो क्या रहा है? लोग समझ नहीं पा रहे। कभी केंद्र की कह दिया जाता है भाई केंद्र पैसा नहीं दे रहा, केंद्र काम नहीं करने देता, कभी पंजाब को पहले कह दिया था, अब ये कहा जा रहा है कि जी पराली तो जल नहीं रही, अभी आंकड़े तो एक्सपोज हुए लेकिन कह रहे हैं पराली नहीं। क्या एक्शन इनएक्शन की स्थिति क्यों है ये? अशोक जी, मैं यूं ही नहीं आपके डिबेट की प्रशंसा करता हूं। आज आपने गाजा पट्टी की वायु गुणवत्ता और दिल्ली की वायु गुणवत्ता का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत कर लोगों की आंखें खोलने का काम किया है। यह सचमुच भयावह तस्वीर है। और जो आपने प्रश्न किया है कि ये क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अतीत में जाना होगा। अशोक जी, मैं बार बार यह कहता हूं, इससे पहले भी एक बार आपके डिबेट शो में कह चुका हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात होगा। लेकिन अगर आप देखें तो एक सशक्त नेतृत्व संकट के काल में उसकी पहचान होती है। उसका चाल चरित्र चेहरा संकट में दिखाई देता है। जब जब दिल्ली संकट में थी तब तब अरविंद केजरीवाल जी का क्या स्टैंड था। जब कोविड जैसी आपदा में दिल्ली कराह रही थी, पूरी दुनिया के लिए वह आपदा थी, उस समय भी उनका क्या स्टैंड था? क्या आरोप लगाओ और भाग जाओ वाला स्टैंड था? जब बाढ़ का प्रकोप दिल्ली झेल रही थी तब उनका क्या स्टैंड था? स्वच्छता के मुद्दों पर जब जब दिल्ली घिरी तब उनका क्या स्टैंड था? भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उनका क्या स्टैंड रहा? गठबंधन की सरकार बनाने पर उनका क्या स्टैंड रहा? कैसी कैसी कसमें खाई थी उन्होंने। तो अगर आप देखते हैं तो पाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति ही इस प्रकार की है जिसमें वे जो कहते हैं उससे वे कब मुकर जाएं, शायद उसका ठीक ठीक अंदाजा उन्हें भी नहीं रहता है। तो राजनीति में आरोप लगाओ और भाग जाओ या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के एक नए युग का सूत्रपात अरविंद केजरीवाल जी ने किया। और आप जब पराली पर उनके वीडियो स्टेटमेंट दिखा रहे थे जिसमें एक में वे कह रहे थे कि खाद बना लेंगे जी, दूसरे में कह रहे थे कि कोयला बिजली बनाएंगे, तीसरे में कह रहे थे किसानों की आमदनी बढ़ा देंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पराली के मुद्दे पर उनकी समझ ही नहीं है। या फिर वही पॉपुलर पॉलिटिक्स जिसमें दिल्ली के नागरिकों का भी तुष्टीकरण कर रहे हैं और पंजाब के नागरिकों का भी तुष्टीकरण कर रहे हैं। इन्हें भी झुंझुना दिखा रहे हैं, उन्हें भी झुंझुना दिखा रहे हैं। राजनीति झुंझुनाओं का खेल नहीं है। आप कब तक काठ की हांडी बार बार चढ़ाएंगे? और झुंझुना आपकी संवेदना और सरोकार धर्मिता जनता के प्रति है या नहीं है? आप केवल आरोप लगाएंगे या कुछ जिम्मेदारी भी निभाएंगे? बिल्कुल आप विपक्ष में नहीं है, आप सरकार में हैं और सरकार में कोई 1-2 वर्ष से नहीं है या कोई अल्पमत की सरकार बनाकर या गठबंधन की सरकार बनाकर नहीं है जहां आपकी मजबूरियां हैं। आपके पास जनता ने अपार शक्ति सौंपी थी, आप इससे कुछ करते हुए नजर आने चाहिए। मैं कहता हूं कि ठीक है, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और उस समस्या में केवल सरकार नहीं समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। चाहे वो नदियों के प्रदूषण की बात हो, प्लास्टिक के उपयोग की बात हो या सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग की बात हो या अपने घर में एसी आदि के कम प्रयोग की बात हो, तो नागरिकों की जिम्मेदारी भी तब सुनिश्चित होती है जब सरकार और तंत्र काम करता हुआ दिखाई देता तो ये नागरिक से आप क्या क्या उम्मीद करेंगे? सब कुछ अगर नागरिकों को ही करना है तो सरकारें क्यों है? हमने मुख्यमंत्री क्यों चुना अगर सब कुछ हमें ही करना है कि हम गाड़ी भी अपनी बंद कर दें, एसी भी बंद कर दें और उसके बाद हम पैदल चलने लगे, दिवाली भी ना मनाएं, सब कुछ हम करें? तो सवाल अशोक जी हमारे मन की बात कही है। अब देखेंगे आप कि इसके बाद भारत की
भारत के उत्सव धर्मी समाज को बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग निकल आएंगे। हाँ, वो तो वही कह जो रहा हूं। सनातन परंपराओं को बंद कर देना चाहिए, ऐसी सलाह देते हुए एक नजर आएंगे पटाखा आप फूटता नहीं, टेलीविजन पर। दिल्ली का वातावरण खराब हो जाता है और फिर कहा जाता है कि दिवाली के पटाखों से प्रदूषण खराब होता है। एक मिनट विजय जी रुकिएगा। डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, मैं ये जो आतिशी का मैं देख रहा था पुराना ट्वीट और उनका बयान भी, वो कह रही थी कि जी दिल्ली में पराली जलाने से दिल्ली का वातावरण खराब होता है। अब वो कह रही है कोई डेटा ही नहीं है, हमारे पास डेटा ही नहीं है तो हम कैसे करें। क्या दिल्ली के वातावरण क्यों खराब हो रहा है, क्या इसका कोई डेटा किसी के पास नहीं है, कोई जानकारी नहीं, किसी को पता ही नहीं कि इसका प्रॉब्लम क्या है? जी देखिए, मतलब ये मैं एक भौगोलिक तंत्र के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि जब मानसून वापसी होती है तो पश्चिम से हवाएं चलती हैं दिल्ली के तरफ, तो इसी वजह से अगर उधर कोई भी पुआल जलाए या पराली जलाए तो उसका धुआं इस तरफ आता है, दिल्ली की तरफ आता है। एक तो ये ज्योग्राफिकल रीजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैंने देखा कि उन्होंने ये वेहिकुलर जो मतलब गाड़ियों से और इंडस्ट्रीज की बात उन्होंने की, तो मैं आपको बता दूं बेंगलोर में 1,15,00,000 गाड़ियां हैं और दिल्ली में लगभग 1,30,00,000 25-30 लाख हैं। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इस समय बेंगलोर का AQI 100 मतलब 100 से भी कम है और यहाँ 500 पहुंचने वाला है। तो स्पष्ट होता है कि जो पराली व्यापक तरीके पे पंजाब में जलाई जा रही है, उसके वजह से पछुआ हवाओं के माध्यम से पूरा दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण फैल रहा है और यह समस्या है। अब तो ये तो मानिए कि संयोग से दिवाली पीछे पड़ गया, मतलब थोड़ा देर से आ रहा है, वरना ये ठीकरा दिवाली की सर पे फोड़ देते। बिल्कुल। तो यह मूल समस्या है और इस समस्या का समाधान मतलब राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपना व्याख्यान दे, लेकिन जनता तो अल्टीमेटली रिसीविंग एंड पे है। अगर मान लीजिए पब्लिक पॉलिसी में हम पराली जलाने को नहीं रोकेंगे तो उससे सबका लाइफ स्पैन लगभग 8-10 साल कम हो जाएगा। जो दिल्ली में 3,30,00,000 लोग रह रहे हैं, सबके जीवन का संकट आ जाएगा, सबके जीवन। बिल्कुल, जैसे हाँ ये जो बेदी जी बता रहे थे, आप जाइए नासा का अभी आज का सैटेलाइट मैप देखिए, हरियाणा में बहुत कम दिखेगा आपको पराली जलाने की घटनाएं। सारी घटनाएं पंजाब में दिखेंगी और आपकी सरकार आने और बढ़ गई। आपको रोकना चाहिए, आप तो इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, तो जनता से अपेक्षा थी कि जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनको रोकना, सरकार आएगी तो कम से कम रोकेंगे। उनका इंटरेस्ट रोकने में नहीं, गाली देने में होता है। पहले मुख्यमंत्री उनको सूट करते थे कि गाली दे दो कि कैप्टन साहब हैं, अब तो वो नहीं बचा, तो अब वो कुछ और जगह हवाई बदल देते हैं कि इश्यू कुछ और है। विजय कौशिक जी, कांग्रेस ने तो भैया दिल्ली में बड़ा कोस रहे, आप आज मैं देख रहा था कांग्रेस के तमाम नेता बड़ा कोस रहे थे कि दिल्ली की हवा अरविंद केजरीवाल ने खराब कर दी। अब वो देश की हवा खराब करने के लिए आपने उनके साथ हाथ मिला लिया। देखिए अशोक भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दूरदर्शन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जनता के इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप जो जनता के सामने सच्चाइयां रख रहे हैं, राजनीति के तमाम रंग जो असली रंग हैं उन्हें बेनकाब कर रहे हैं, इसके लिए आप अशोक जी निजी रूप से भी और दूरदर्शन भी बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, आप तुलना कर रहे थे गाजा के बारे में, हमास के बारे में, तो मैं ये कह रहा हूं वहां जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप ये समझिए कि वहां पर निर्दोष फलस्तीनी हमास के कारण मारे जा रहे हैं और दिल्ली की निर्दोष जनता केजरीवाल के कारण मारी जा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कोई फर्क नहीं है वहां की परिस्थितियों में और यहाँ की परिस्थितियों में। फर्क केवल इतना है कि वहां वायु प्रदूषण से ना मरकर बम्बों से मर रहे हैं, यहाँ प्रदूषण रूपी बम के कारण हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर है और लोग मर रहे हैं, कंटिन्यू मर रहे हैं, उन्हें ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं इस प्रदूषण के कारण। एक बात यह है कि जो आतिशी जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, वो कह रही थी कि भाई डाटा नहीं होते। भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं एक मूर्ख व्यक्ति समझता हूं अपने आप को, मैं आपको सारा डाटा बता सकता हूं और वो सरकार की मंत्री होकर डाटा नहीं बता सकती, तो ऐसी सरकार को तो सत्ता में बने रहने का भी हक नहीं है। अब सबूत के तौर पर एक चीज देता हूं कि आखिर इसी पीरियड में आकर क्यों हालात ज्यादा खराब होते जाते हैं। भाई एक तो सबसे बड़ा कारण है, लोग दिवाली की साफ सफाई करते हैं, रंग रोगन भी कराते हैं, उसका भी थोड़ा प्रदूषण है, कंस्ट्रक्शन का भी प्रदूषण है,
और इंडस्ट्री तो वही पहले से ही जो चल रही होती है वही चल रही होती है, वाहन भी वही चल रहे होते हैं। सही मायने में तो ये पराली का ही बहुत बड़ा रोल है दिल्ली के प्रदूषण में और कूड़े जलाने की घटनाओं का। तो हर मोर्चे पर सरकार फेल है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आग्रह करना चाहता हूं, एक मिनट रुकिएगा। नरेंद्र मोदी जी से एक आग्रह करना चाहता हूं। मोदी जी, देश के करोड़ों लोगों की जान संकट में, दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की, कोई फरीदाबाद में अच्छे हालात नहीं है, नोएडा में कोई अच्छे हालात नहीं है, गुड़गांव में सब एक ही पोजीशन है और कारण वही है, सबको मालूम है। भाई आप एक एनसीआर बोर्ड का तुरंत गठन करके एक तो जितना भी ट्रैफिक सिस्टम है और जितना भी ये पराली वगैरह को लेकर कोई भी टास्क फोर्स बनानी है, कुछ भी करना है, ओके, कितने ही सख्त से सख्त डिसीजन लेने हो, ओके, कांग्रेस पार्टी। ओके अनुजा, हाँ अनुजा रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि एक एनसीआर बोर्ड बना दिया जाए और केजरीवाल साहब से तो कुछ भरोसा नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं करनी चाहिए, एक एनसीआर बोर्ड बना दिया जाए। केजरीवाल के आधार पर चलोगे ना अशोक जी, वो क्या कहेंगे, मैं चाइना की तरह इतनी ऊंची दीवार बनवा दूंगा कि पंजाब की पराली का धुआं ही नहीं आएगा। तो भाई राजनीति में अनुजा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। इलाज कराने, एक चीज और जोड़ रहा हूँ, खांसी का इलाज कराने केजरीवाल साउथ की तरफ जाते हैं तो भैया दिल्ली के हॉस्पिटल नहीं है। हकीकत ये है कि उनकी बीमारी लाइलाज है, वो दिल्ली की जनता को भी उसी बीमारी से ग्रस्त। ओके, नहीं सवाल है वो तो मुख्यमंत्री हैं, सरकार के पैसे खर्च करके बेंगलोर में इलाज करा लेंगे, लेकिन दिल्ली के लोग कहाँ जाएंगे? अनुजा कपूर रिस्पॉन्ड कीजिए। जी अशोक भैया, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरह यू टर्न मार गए। आज ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मैं भाई भाई मुसेरे भाई, वैसे आप उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। आपकी दिल्ली वो हड़पड़ा गए, लेकर चले गए, वो फिर तैयारी कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान के जो हालात हैं वो कोई अच्छे नहीं है। मैंने अभी ही निकाला है इसका स्क्रीनशॉट, आपका जलोर जो है 339 के ऊपर खड़ा है, ये आप देख लीजिए। अच्छा, तो आप इस बात के ऊपर ना ही खुश हुए कि राजस्थान पर आप सेंटर के ऊपर बोलना फिर शुरू कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, आपका जो पूरा राजस्थान, चूरू, जयपुर, ये कहां पर आकर खड़ा हो रहा है और ये पहले 400 से ऊपर भी निकल गया था। तो इस तरह से खुश होने की जरूरत नहीं है। तो वहां भी क्या पराली के कारण अब ये तो इनको पूछना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको भी खड़ा कटघरे में खड़ा किया था, जहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को भी खड़ा किया था। पूछे अब राजस्थान जवाब देगा कि वहां पे जो कांड है वो क्या चीजों के हैं, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इनका वहां पर भी है। तो इसलिए ये कह दे कि हमारी सरकार है तो इसीलिए कुछ नहीं हो सकता, आप घेर रहे हैं भाजपा को भी, तो ऐसा नहीं चलेगा भैया। तो ये आपको अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना पड़ेगा कि आपके हालात क्या हैं। बोलिए मैं आ रहा हूं। 2 मिनट रुकिए, 1 मिनट 2 मिनट रुकिए। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ पंजाब का, कि आप ये देखिए कि जो वहां पर मशीनें जो सेंटर ने दी है 2018 में 9422 आपको मशीनें दी थी, 2022 में 30,000 मशीनें दी थी, टोटल हो गया 1.25 लाख के करीब जो है मशीनें जो है वो अनयूज्ड पड़ी है पंजाब में। क्यों? आप ये बताइए कि 2440 करोड़ रुपया मोदी गवर्नमेंट ने रिलीज किया था ताकि आप लोग इस तरीके के काम में ना करें। 147 करोड़ पंजाब अकेले को दिया, 693 हरियाणा को मिला, यूपी को मिला 534 और मेरे ख्याल से 5 या 6 करोड़ के करीब जो था जो दिल्ली को कहीं ना कहीं आपस में मिला। आप मुझे ये जवाब दीजिए कि जो आपने जो कह रहे, ये इन्होंने फिर बात करी थी कि हमने अंडर सीआरएम के अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट को मिला, जी हमने 935 करोड़ लास्ट ईयर यूज कर लिए, तो 212 करोड़ किसके पास? कहां है ये पैसा और कहां है वो मशीनें जो आप यूज नहीं कर रहे? अनुजा, कुछ होने के बाद कहां पर है ये? ओके अनुजा रुकिए, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। और दूसरी बात है विजय जी रुकिएगा आप, क्योंकि आप दोनों अगर कांग्रेस और बीजेपी लग जाएंगे तो सेठी जी नहीं, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन अभी क्या है कि सेठी जी को थोड़ा सांस लेने का मौका मिल गया, वो बड़े संतुष्ट हो रहे थे कि आप दोनों आपस में लड़ लेंगे तो केजरीवाल से सवाल नहीं कोई पूछेगा। पहले उनसे सवाल जवाब हो जाए, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। इतना जो पैसा, जो सुविधाएं दी गई दिल्ली केंद्र सरकार की तरफ से, तो सेठी जी सवाल यह है कि आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती थी ना, कि आप हमेशा जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहेंगे, कुछ तो अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है ना? नहीं देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैठकर बड़ा हैरान हो रहा हूँ, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता की तो बात छोड़िए, चाहे
लेखक हैं, चाहे पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, वो सब मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल को टारगेट करके बैठे हुए हैं। सेंटर सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं जी हमने पैसा दिया, हमने पैसा। अरे आपके किसी के पिताजी का पैसा नहीं है, देश की जनता के टैक्स का पैसा है और जनता के वेलफेयर के लिए काम करना है। वो तो देश के जनता के वेलफेयर के लिए कर क्या रहे हैं, वही तो सवाल उठा रहे हैं। पैसा किसी का भी हो, वेलफेयर के लिए कर क्या रहे हैं? नहीं, सेंट्रल सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। अरे अब सेंट्रल सरकार की जब आप एक मिनट सेठी जी जब आप पंजाब में सरकार में नहीं थे तो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी थी। अब पंजाब और दिल्ली में आपकी सरकार है तो सेंटर की जिम्मेदारी है। गजब है सेठी जी, गजब है। मतलब आपने टोपी पहनाने का जिम्मा ले लिया है कि इसको टोपी पहनाओ, इसको टोपी पहनाओ, दूसरों को बेवकूफ बनाते रहो, ये जिम्मेदारी ले लिया आपने। नहीं, मुझे बताइए ना, एक मिनट मुझे बताइए ना, मुझे ये बताइए, पहले आप पंजाब को क्यों कोसते थे अरविंद केजरीवाल? आज आप कह रहे हो दिल्ली, आज आप कह रहे हो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हरियाणा की बात नहीं, हरियाणा की बात अभी बताए ना आंकड़ों से। अभी आपको आंकड़ों से पता है हरियाणा में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। नहीं, अब तक आप बात तो पूरी करने दीजिए। नहीं, सुनिए मेरी बात, सेठी जी मेरी बात सुनिए। मैं सिंपल से एक बात कह रहा हूं, आप जो है जिम्मेदारी दूसरे के सर पे डालना बंद कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है। अभी आपने क्या कहा? कह रहा हूं, आप यूपी की बात भी करिए, आप हरियाणा की बात भी करिए, आप राजस्थान की बात भी करिए, आप दिल्ली की बात भी करिए। आपने तो राजनीतिक तौर पर एक टारगेट बना लिया है। सेंट्रल सरकार की भी ठीक है, स्टेट सरकार की भी जिम्मेवारी है और सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। अगर आप सिर्फ लोगों की, जनता की जान से खेलकर राजनीति करना चाहते हैं तो इससे बढ़कर शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ओके, अमित श्रीवास्तव रिस्पॉन्ड कीजिए भाई। आप लोग भी पॉलिटिकल, आप तो पर्यावरण के जानकार हैं, आप भी अरविंद केजरीवाल के हवा खराब कर रहे हैं भाई, ये तो गलत बात है ना। अशोक जी, मैंने तो अपने ऑब्जर्वेशन को बताया कि देखिए इस साल हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में पराली जलाने की घटनाएं बहुत ही कम हुई है और उसके उलट पंजाब में बढ़ गई है ये घटनाएं। तो और वो सारा जो जला रहे हैं आप धुआं, वो तो दिल्ली में ही आएगा, दिल्ली एनसीआर में आएगा। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है भाई साहब। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं इसको रोकेगी तो बढ़ेगा ही। 700% कैसे बढ़ेगा? अगर हम उस तथ्य को देख रहे हैं तो आपको क्यों लग रहा है कि हम केजरीवाल का, हमने तो केजरीवाल का नाम दिया ही नहीं भाई साहब। तो जो तथ्य है, जो फैक्ट है, कम से कम उसको तो आप स्वीकार करिए। अब यहाँ के लोग, लॉ एंड ऑर्डर सेंटर सरकार के अंडर आता है। हाँ, अरे सर सेठी जी प्लीज, ये नासा का कोई डेटा नहीं बताता कि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के अंडर में आता है। लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय है। प्लीज गलत उसमें दिशा में मत जाइए सर। लॉ एंड ऑर्डर सर सीमाओं की रक्षा करना, सर सीमाओं की रक्षा करना। पाकिस्तान की सेना आके नहीं यहाँ पे प्रदूषण कर रही। पाकिस्तान की सेना नहीं आ रही कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, बॉर्डर पे क्यों नहीं रोक रहे? पाकिस्तान की सेना नहीं आके कर रही। प्लीज बहस का नहीं, बहस का स्तर में मत गिरने दीजिए। प्लीज सर, बहस का स्तर मत गिरने दीजिए। ये मत कहिए लॉ एंड ऑर्डर में मत ऐसा करिए प्लीज सर। सेठी जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, ऐसा कुछ ना कहे कि कल को मुझे भी आज सोचना पड़े कि मैं मतलब बाकी लोग हंसें। प्लीज ऐसा मत कहिए प्लीज सर। सेठी जी मत कहिए प्लीज सर। लॉ ऑर्डर राज्यों का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है सर। प्लीज मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रणय जी आऊंगा और बाकी लोगों के पास इस ब्रेक के बाद मौका दीजिए मुझे। ब्रेक के बाद लौट रहा हूं मैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना।
ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टुका आप देख रहे हैं दिल्ली की हवा खराब, जिम्मेदार कौन, इसी पे बात कर रहे हैं। प्रणव जी, क्या इस पूरे मेरे को एक जो बात को करेक्ट करना दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। उसकी बहुत सारी पावर सेंट्रल सरकार के पास है। सर सेठी जी एक मिनट सर, पराली के संबंध में एक मिनट सर, पराली के संबंध में बात हो रही है। पराली जो जलाने का रोकने की जिम्मेदारी पंजाब की है। ये पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की बात है, दिल्ली की बात नहीं। दिल्ली में पराली नहीं जल रही सर, दिल्ली में पराली नहीं जल रही सेठी जी। दिल्ली में पराली, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि पंजाब में पराली जो जलाने से रोकना ये पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है, और पंजाब के पास पंजाब में पुलिस है आपके पास। ओके, अब मुझे विषय पर आने दीजिए। प्रणव जी, क्या ये सामूहिक जिम्मेदारी है केंद्र की, और कई राज्यों में सिचुएशन खराब है, तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को टारगेट क्यों बनाया जाए? सबसे पहले तो मैं सेठी जी को यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने शुरुआत में एक बहुत अच्छी पंक्ति बोली, बहुत अच्छा वाक्य बोला कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय सबको मिलजुल कर समाधान निकालना चाहिए। लेकिन अगले ही वक्तव्य में वे अपना ही खंडन करते हुए पैनलिस्टों पर ही आरोप लगाने लगे। खैर, वो एक सीधे सरल व्यक्ति होंगे, गंभीरता को नहीं समझ पा रहे होंगे। सत्य यही है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार को काम करने की स्वतंत्रता रहती है। अगर चुनी हुई सरकार अपनी जिम्मेदारियों को न समझे तो केंद्र के हस्तक्षेप पर उसे वो उल्टे ढंग से भी प्रस्तुत कर सकती है, केंद्र हमको काम नहीं करने दे रहा। इतना ही नहीं, बल्कि थोड़ा सा रील को पीछे ले जाएं तो आप पाएंगे कि दिल्ली जब जब संकटों में थी तो केंद्र के प्रयासों से, केंद्र की पहल से ही दिल्ली संकट से उबरी। तो निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक होता है। देश में जहां भी प्रदूषण या अन्य कोई भी समस्या है तो प्रधानमंत्री अपने ढंग से वहां के तंत्र की सहायता से जो भी फैसला लेना है, केंद्र की सरकार को जो भी फैसला लेना है वो फैसला वो करते हैं। लेकिन आप कारणों की पड़ताल करके उस पर एक स्टैंड तो लें। समस्या यहां है ये है कि अरविंद केजरीवाल ये मानने को ही तैयार नहीं है कि प्रदूषण की कोई समस्या है। वो घुमा रहे हैं बातों को, उसके कारणों की उचित पड़ताल नहीं कर रहे हैं, कोई ईमानदार स्टैंड नहीं ले रहे हैं, बार बार स्टैंड बदल रहे हैं, कभी इसको कारण बता रहे हैं, कभी इसको कारण बता रहे हैं। पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तब अरविंद केजरीवाल का स्टैंड क्या था, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या था, आज क्या है? जब आप ये सब करते हैं तो स्पष्ट होता है कि आप केवल राजनीति कर रहे हैं और सस्ती राजनीति कर रहे हैं, समाधान के लिए कोई पहल और प्रयास नहीं। ओके विजय कौशिक जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। समाधान के लिए क्या प्रयास होना चाहिए? बहुत कम समय में जल्दी। देखिए, समाधान के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मैंने कहा कि एनसीआर को लेकर एक अलग सी योजना इस समय देश को चाहिए। बड़ी आपातकालीन स्थिति है, लाखों लोगों का जीवन संकट में है और सही मायने में तो देश का संविधान भी ये कहता है कि अगर किसी राज्य की शासन व्यवस्था के कारण वहां के नागरिकों की जान पर संकट हो तो ऐसी भ्रष्ट और बेईमान सरकार को बर्खास्त ही कर देना चाहिए, जिसे यही नहीं पता कि भी प्रदूषण दिल्ली के अंदर हो क्यों रहा है। भाई नहीं हो रहा है, जब तुम्हें यही पता नहीं तो सत्ता में बने रहने का क्या अधिकार है आपको? क्या इसलिए सत्ता दी थी कि भाई जिस तरह से गांजा के लोग मर रहे हैं,
हमास के कारण, यहाँ पर केजरीवाल के कारण मर रहे हैं, तो दोषी कौन है भाई? पहले देखिए, पंजाब और पंजाब की बात करते थे। जब से इनकी सरकार बनी है, केजरीवाल जी ने एक बार भी कहा है कि भी पंजाब दोषी है। ओके। अब ये मामला सेंटर को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मानती है, ठीक है, ओके, करोड़ों लोगों की जान का ओके सवाल ओके है। ओके, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं। ओके, विजय जी से ये तो पूछ लिया अशोक जी कि जब केंद्र सरकार अध्यादेश लाई थी तो कांग्रेस का स्टैंड क्या था वो नहीं, मेरे पास आज समय नहीं है, नहीं तो वो भी पूछा। पर अनुजा जी, अब तो इमरजेंसी जैसी हालत है, और अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, क्योंकि उनके इतना चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, ना वो ईडी के सामने पेश होने का वक्त है, ना दिल्ली की समस्याओं के लिए, तो केंद्र को तो हस्तक्षेप करना ही चाहिए ना। दिल्ली के लोग ऐसे कब तक भुगतते रहेंगे? केंद्र हस्तक्षेप कर रही है अशोक जी, तभी तो यहाँ पे हम लोगों ने 12 डाइवर्सिटी पार्क आपने यमुना के पास, सबसे पहले तो हमने यही कही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब छठ पूजा है तो कोशिश कर रहे हैं कि वो यमुना के आसपास का एरिया क्लीन हो जाए। इतना पैसा तो देखो, आप मुझे बताइए हस्तक्षेप कैसे किया जाता है? कैश दिया है हम लोगों ने, अब कैश दिया है तो यूज तो इन्हें करना है ना। अब केंद्र कर रही है, बीजेपी हर जगह पे खड़ी होती है, मोर्चे निकालती है, बात करती है, खुद खड़ी हो जाती है। हमारे जो बीजेपी दिल्ली के जो हमारे प्रेसिडेंट है वीरेंद्र सचदेवा जी, आपने ही देखा था अभी कितनी बार मनोज तिवारी जी पर हमारे पूर्व, तो कितने राजेश गुप्ता जी पर, अब कितने लोग आए हैं, उन लोगों ने कोशिश किया है। आप बीजेपी के साथ ओके, वो सेंटर में किया ही नहीं। हाँ ठीक है, ओके, चलिए, मेरे पास समय इतना ही है। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा समय इतना ही है, लेकिन मैं काम किया है या नहीं किया है? चलिए, ओके, सभी की आवाज डाउन कर दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास आज समय इतना ही है, लेकिन दिल्ली की स्थिति बहुत गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर केजरीवाल जी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को थोड़ा और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, अपनी भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। कैसे? ये केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय तय करे, क्योंकि केजरीवाल साहब के पास वक्त नहीं है, क्योंकि बहाने बनाने के लिए और आरोप मढ़ने के लिए वो आएंगे, लेकिन सॉल्यूशन निकालने के लिए वो नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।